हेलो गाइज। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। हम लोग अभी जो है लक्ष्य बैच में कंप्यूटर एंड ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर को पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग सीपीयू में घुसे हैं। पिछला क्लास भी हम लोग ने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही डेडिकेट किया था और इसको भी हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। जो बाकी है उसको पढ़ेंगे। आज हो गया है हमारा क्लास नंबर 10। अब से उम्मीद करता हूँ कि आप 9 क्लास तक पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े तो प्लीज जाकर पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल राइट, सो बिफोर दैट I would like to introduce myself. My name is Rahi Kumar and I have done BTech in Computer Science and Engineering, and I have worked as a software developer in TCS, as you know that. So welcome once again to the YouTube channel of Computer Education World. Let's dive into our today's lesson. चलते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आप हेडिंग डाल दीजिए, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट तो पहले समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, समझिए अगर हम लोग किसी कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, ये मेरा कीबोर्ड है। यहाँ से हम लोग इंटर कर रहे हैं कोई चीज़। अगर हम लोग कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारा इंस्ट्रक्शन होता है। तो लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन बहुत कैटेगरीज में बांटा गया है, बहुत सारे कैटेगरीज में बांटा गया है। तो आखिर सब तरह का कंप्यूटर है मेरे पास, ठीक ना। तो कौन सा कंप्यूटर किस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट पे काम करता है ये जानना हम लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो क्या बोलता है, तो ये काम क्या है? फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट विद इन द सीपीयू टू इंटरप्रेट ईच इंस्ट्रक्शन कोड एंड प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल फंक्शन नीडेड टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शन। क्या बोलता है? ये काम है किसका? कंट्रोल यूनिट का। विद इन द सीपीयू के अंदर ये पता करना कि हर एक इंस्ट्रक्शन का कोड क्या है और उस कोड के अकॉर्डिंग जो भी नेसेसरी फंक्शन होगा उसको प्रोवाइड करेगा, ताकि हम लोग अपने इंस्ट्रक्शन को क्या करें? एग्जीक्यूट कर पाए। होप ये बातें आपको समझ में आई हैं। तो आखिर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक ना। आप अगर फॉर्मेट की बात करते हैं, आप सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप लेटर लिखने जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आप लेटर लिखने जाते हैं, तो इसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट होता है, तभी हमारा मार्क्स जो है वो अच्छा आता है। इसका क्या मतलब हुआ? मार्क्स अच्छा आने का मतलब हुआ, अगर मेरा फॉर्मेट ठीक रहेगा तो मेरा जो है आउटपुट जो है वो अच्छा आएगा। इसी तरह कुछ ना कुछ फील्ड रहता होगा, किसमें? इंस्ट्रक्शन में। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में कुछ ना कुछ फील्ड रहता होगा। तो क्या रहता होगा, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला देखते हैं, एन ऑपरेशन कोड फील्ड रहता है दैट स्पेसिफाइज द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड। देखिए अगर मैं यहाँ पर एक बनाता हूं, यहाँ पर एक ऑपरेशन कोड होगा जो कि बताएगा भैया कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पहले इसको देखेंगे, अरे ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इससे रिलेटेड जो भी मेरा प्रोग्राम होगा या मॉड्यूल होगा जो इसको एग्जीक्यूट कर पाता होगा उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। सेकेंड है एन एड्रेस फील्ड दैट डेजिग्नेट्स अ मेमोरी एड्रेस और ए प्रोसेसर रजिस्टर। तो इसमें एक एड्रेस फील्ड भी होगा। क्या होगा? एड्रेस फील्ड होगा जो कि बताएगा कि मेमोरी में आखिर मेरा जो डेटा वेटा है वो मेमोरी में कहाँ पर है। और थर्ड इज अ मोड फील्ड दैट स्पेसिफाइज अ वे द ऑपरेंड और द इफेक्टिव एड्रेस इज डिटरमिन्ड।
तो जैसा कि आप जानते हैं कि कहीं भी एक कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर में कहीं पे एक जगह लोकेशन पे, समझिए ये 2002 लोकेशन है, तो इस लोकेशन पे हमको आना पड़ेगा और इसके अंदर का डेटा हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा। हो सकता है ना भाई कि हम लोग का रिलेटिव एड्रेस रहा हो, क्या रहा हो, रिलेटिव एड्रेस रहा हो। क्या मतलब हो गया कि हम लोग का कुछ बेस एड्रेस होगा प्लस हम लोग का कुछ अपना एड्रेस होगा, इन सब को मिला के हम लोग एक इफेक्टिव एड्रेस निकालेंगे। उस इफेक्टिव एड्रेस पे पहुंचेंगे, बोलेंगे भैया तुम्हारा एड्रेस मिला है, तुम्हारे पास मेरा सामान है, जरा दे दो, तो ये वो काम करेगा। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आगे चलें, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये थोड़ा इसमें गड़बड़ हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होता है कि हम लोग का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो भी है, ठीक ना, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, आपको इसका पीडीएफ बहुत ही अच्छा मिल जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसके बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 3 तरह के कंप्यूटर टाइप होते हैं। पहला आता है सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरा कंप्यूटर में एड्रेस जो है कैसे करके मेरा काम होगा, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगेगा तो कैसे करके काम होगा, उसके बेसिस पे है सिंगल एक्यूमुलेटर। फिर जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, फिर क्या है, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, सो देखिए यहां पे लिखा हुआ है एड एक्स, क्या लिखा हुआ है, एड एक्स। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आखिर है क्या। ये हमारा, एक मिनट, ये हमारा आ जाता है, ये हमारा आ जाता है किसके नीचे, सिंगल एक्यूमुलेटर के, सिंगल एक्यूमुलेटर के अंदर। कैसे आता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरा लिखा हुआ है एड एक्स, तो क्या मतलब हुआ कि हम लोग का कोई मेमोरी एड्रेस है, वहां पर डेटा एक्स है, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग लेंगे, यहाँ पे जो भी रहेगा उसको हम लोग अपने एक्यूमुलेटर में ला के क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे। जो भी होगा ये वाला एक्स वो ऐड कर देंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा एक्यूमुलेटर में जोड़ के उसको फिर एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम लोग जनरल पर्पस, जनरल रजिस्टर्ड वाले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जनरल रजिस्टर के बारे में देखिए क्या बोल रहा है, ऐड R1 R2 एंड R3 बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा भैया देखते हैं। तो ये क्या करेगा, पहले तो रजिस्टर R में जो भी कंटेंट होगा, यहाँ पे कंटेंट R1 में नहीं होगा, ठीक है, जो भी कंटेंट R2 में होगा और जो भी कंटेंट R3 में होगा, ये दोनों कंटेंट मतलब डेटा ऐड होके मेरा स्टोर हो जाएगा किसमें, R1 में स्टोर हो जाएगा। किसमें स्टोर हो जाएगा, R1 में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल रहे हैं, जनरल रजिस्टर। मतलब यहाँ पे बहुत सारा रजिस्टर है और रजिस्टर के थ्रू हम काम कर रहे हैं। समझिए R2 रजिस्टर का कुछ डेटा मेरा इस मेमोरी में होगा, R3 का भी किसी लोकेशन पे होगा। लोकेशन का नाम दे देते हैं 1001 1010। तो इस जगह पर जाकर वो अपना डेटा लेगा, ठीक है, उसके बाद उस डेटा को ऐड करेगा और ऐड करने के बाद इसको हमारे R1 में
स्टोर कर देगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। ये है मेरा स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल है। स्टैक में हमारा दो चीज होता है, दो ऑपरेशन होता है, दैट इज पुश एंड पॉप। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन में अगर पुश एक्स की बात करें तो ये क्या बोलता है कि कहीं भी मेरा एक लोकेशन एक्स होगा, ठीक है, इसके अंदर कुछ डेटा ए बी सी छुपा होगा। क्या होगा? छुपा होगा। और मेरा स्टैक है ये, मेरा स्टैक है ये। स्टैक तो पहले चेक करेंगे ओवरफ्लो है या नहीं है। अगर ओवरफ्लो नहीं हुआ तो हम लोग इस डेटा को इसमें पुश कर देंगे। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चले। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि हम लोग अभी तक जाने कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक आर्किटेक्चर है कंप्यूटर में बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन का भी तो भाई कोई कोई टाइप होगा। ठीक है, तो वो क्या है उसको देखने की कोशिश करते हैं। पहला है मेरा 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या मतलब? तो मतलब क्या है यहाँ पर 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन का मतलब है क्या? इसमें 3 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते होंगे। अगर बात करें a प्लस बी इंटू सी प्लस डी की, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें तो पहले a प्लस बी करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा माइक्रो प्रोसेसर में जब आप लोग जाते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, भैया लोड कर दो a को, ऐसा करते हैं, b को लोड कर दो, फिर ऐड कर दो a b को, ठीक है, फिर इसका जो रिजल्ट आया स्टोर कर लो। फिर क्या करते हैं कि CD को लोड करते हैं, फिर CD को ऐड करते हैं, फिर क्या करते हैं कि इसका रिजल्ट स्टोर कर लेते हैं, फिर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन, समझिए अगर ये R1 में स्टोर है, ये R2 में स्टोर है, तो हम मल्टीप्लिकेशन में R1 R2 को लिखते हैं। ऐसा ही होता है, आपको ये पता होगा। ठीक है, अगर आप माइक्रो प्रोसेसर कभी पढ़े होंगे तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में यही है कि a प्लस बी को पहले करेंगे, फिर c प्लस डी को करेंगे और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आखिर इसका एडवांटेज क्या है? क्या है एडवांटेज? क्या है? तो इसका एडवांटेज है कि रिजल्ट है शॉर्ट प्रोग्राम व्हेन इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो क्या होता है जब भी हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन करने जाते हैं तो मेरा रिजल्ट बहुत ही छोटे से इंस्ट्रक्शन में कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, यहां पर हम लोग एक साथ ए बी को ऐड कर पा रहे हैं, ठीक है, फिर इसको स्टोर कर लेंगे। यहां पर एक साथ सी डी को ऐड कर पा रहे हैं और फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे इस दोनों के रिजल्ट को। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि मेरा लेस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम लोग रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हैं। तो यही इसका क्या है, यही इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है। पर वहीं पर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज तब होगा जबकि हम लोग बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन, देखिए बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन में अगर मैं बात करूं 2 की, तो आप लिखेंगे 2 को कैसे लिखते हैं, 1 0, अगर 4 बिट में होगा तो ऐसे। तो अगर ऐसे करके हम लोग ऐड करने लगे किसी बड़े बड़े नंबर को तो क्या होगा, मेरा कोड बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस जो मेरा मेमोरी वो जो फेच कर रहा है वो स्टोर करने में बहुत ही ज्यादा मेमोरी लेगा। ठीक है, तो इसके कारण ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलें। ये है मेरा, यहां पे छुप रहा है ये मेरा 2, ये है मेरा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्या है? 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन।
टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर भी हमको सेम करना है कि a प्लस बी करना है और एक्सप्रेशन को c प्लस डी करके इसको एवेल्युएट करना है। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यही तो मेरा मेन कंसर्न है। तो टू एड्रेस में क्या होगा, पहले तो भाई हम क्या करेंगे कि ए के पास जो डेटा होगा मेमोरी में ए जो होगा उसको हम रजिस्टर आर में डाल देंगे। ठीक है, रजिस्टर आर में डाल दिए। यहाँ पे देखिए जो भी ए में होगा उसको रजिस्टर आर में R1 में डाल दिए। यहाँ पे देखिए दो एड्रेस यूज हो रहा है। उसी तरह बी को R1 में डाल दिए, फिर सी को R2 में, डी को R2 में, और ये सारा मूव करने, यहाँ पे देखिए पहले मूव किए। MO जो भी लिखा जाता है इसका मतलब होता है मूव, मतलब हम लोग कोई भी डेटा किसी रजिस्टर में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ए में गया, ए वाला जो है मेरा डेटा R1 में अब है, अब क्या बोल रहा है, ऐड कर लो। जो बी में है उसको R1 के साथ ऐड कर लो। फिर मूव क्या कर रहा है, सी में जो भी मेरा डेटा है R2 रजिस्टर में कर रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, भैया चलो तुमको डी के साथ ऐड करवा देते हैं। तो डी के साथ ऐड हो गया, ये दोनों बातें हो गई। तो ये मेरा ऐड हो गया है, ये मेरा ऐड हो गया। अब क्या बचा भैया, मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बोलेंगे, R1 तुम्हारे पास जो है, R2 तुम्हारे पास जो है, भैया अपने आप को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमको एक्स रजिस्टर में मूव तो करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर R1 में जो भी है उसको मूव कर लिए, किसमें, एक्स में। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई दिक्कत होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये है मेरा वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। में लिख देता हूं वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग सेम एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वन एड्रेस का क्या मतलब है, हम लोग सिर्फ एक ही एड्रेस को भैया यूज कर पाएंगे। तो वो कैसे होगा, अब देखिए ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा और बहुत ही लंबा कोड जाएगा, क्योंकि हम लोग को एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली लोड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम लोग को ए के अंदर जो भी कंटेंट है लोड करना है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में, तो हम लोग क्या करेंगे, लोड ए करेंगे। तो ए में जो भी है वो एक्यूमुलेटर में आ गया। उसके बाद एक्यूमुलेटर में आ गया, अगर हम लोग एक्यूमुलेटर में जो आया उसको बी के साथ ऐड कर देते हैं तो मेरा ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा भैया। ठीक है, अब हो गया। तो अब हम इसको किसी जगह स्टोर कर देते हैं। तो स्टोर कर दिए टी में, एक टेम्परोरी लिए हम लोग रजिस्टर, तो हम लोग टी में स्टोर कर दिए। जो भी मेरा एक्यूमुलेटर में ऐड होके आया हम लोग स्टोर किए टी में। अब ये काम हो गया ए प्लस बी तक का। अब हम लोग लोड करेंगे सी में। जो हम लोग सी का जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में डाले और ऐड किए डी में। ये मेरा दे दिया सी प्लस डी। क्या दे दिया भैया, सी प्लस डी। अब ये दोनों आ गया तो इस दोनों को मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो हम लोग क्या किए कि मेरा जो भी एक्यूमुलेटर में अभी तक है उसको मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद स्टोर कर दिए एक्स में। होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, कोई भी कमेंट दिक्कत होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। एक बार फिर दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आगे चले, कोई दिक्कत, चलिए चलते हैं। एक है मेरा जीरो एड्रेस। क्या है जीरो एड्रेस भैया, टाइपिंग में इस बार जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस पर कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन साइज के वजह से ऐसा हो रहा है, नो प्रॉब्लम, वी विल सॉर्ट इट आउट।
तो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये जो स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर होते हैं, क्या होते हैं, स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर होते हैं, वहां पर जीरो एड्रेस कम आता है। क्यों कम आता है, क्योंकि वहां पर हम लोग सिर्फ पुश और पॉप कर पाते हैं, ऐड मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक ना। क्या लिख रहा है ना, स्टैक ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट यूज एन एड्रेस फील्ड फॉर द इंस्ट्रक्शन ऑफ ऐड एमएल। तो जब भी हम लोग ऐड और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर जो होता है वो मेरा एड्रेस यूज ही नहीं करता भैया, बोलता है एड्रेस यूज नहीं करेंगे। बट जब हम लोग पुश और पॉप करते हैं तो हाउएवर वी नीड एन एड्रेस, तो हम लोग को कुछ एड्रेस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज ये करता है कि स्टैक ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटर में कौन सा टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होता है, तो आपका आंसर होगा जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, अरे CISC RISC, आखिर ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब मेरा इसके बेस्ड पे कंप्यूटर बना था। बहुत सारा कंप्यूटर जिसमें कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन था, बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन का मतलब जाल बिछा देता था, फिर क्या हुआ, फिर रेड्यूस कर दिया गया। तो उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ऑलराइट। तो CISC का फुल फॉर्म क्या है, यही पहला क्वेश्चन बन जाता है। तो ये है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट, और यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कंप्यूटिंग या फिर कंप्यूटर। ओके, कोई बात नहीं, जल्दी से हम लोग करते हैं खत्म। तो क्या बोलता है इसमें, अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, 100 से 250 इंस्ट्रक्शन, मतलब लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। फिर क्या है, यहाँ पे 2 दीजिए, यहाँ पर 3 दीजिए, यहाँ पर 4। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है, क्या है, वेरिएबल लेंथ इंस्ट्रक्शन पर। और एड्रेसिंग मोड टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 50 to 20 डिफरेंट मोड्स। ओके, इंस्ट्रक्शन दैट मैनिपुलेट ऑपरेंड्स इन मेमोरी, ये इंपॉर्टेंट है, और लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चले, अरे यार ये है RISC, दैट इज रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट। क्या है, रेड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग या कंप्यूटर। इसमें तो जैसा कि रेड्यूस है तो रिलेटिवली फ्यू इंस्ट्रक्शन होगा, फ्यू एड्रेसिंग मोड्स होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको हटाइए, एक बार पढ़ लीजिएगा, मेमोरी एक्सेस लिमिटेड टू लोड एंड स्टोर, नहीं पढ़ ही लीजिएगा इंपॉर्टेंट के, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैंने देखा है कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये देखिए, ये वहाँ पे वेरिएबल लेंथ होता है, यहाँ पे फिक्स लेंथ होता है, सिंगल साइकिल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है, ये हार्ड वायर्ड है रादर देन माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। ये दोनों चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे याद रखिए कि रिस्क जो होता है वो हार्ड वायर्ड होता है, वहीं पर सिस्क जो है वो क्या होता है भाई, माइक्रो प्रोग्राम्ड, क्या होता है, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, ठीक है। कोई दिक्कत, स्पेलिंग भी ठीक से लिखते हैं, ठीक, माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल। यहाँ तक जो भी बातें मैंने आपको बताई होप आपको समझ में आई होंगी। जो भी अगर दिक्कत है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड को, वो लाल वाला बटन दबा लीजिए और छोटा सा घंटी दबा लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज मिल पाए। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हो रहे हैं, आपके एग्जामिनेशन जो भी होंगे उसमें बहुत ही आपको मदद मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। सो प्लीज थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर PDF चाहते हैं तो कंप्यूटर एजुकेशन वर्ल्ड के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। चले मिलते हैं फिर, बाय।